क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या नजर नहीं आता उनको? यहाँ पर गुजरात में कई जगहों पर यह देखा गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद आज भी गुजरात में कई जगहों पर, बड़े-बड़े बस स्टेशंस पर, बड़े-बड़े चौराहों पर नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर आज भी लगे हुए हैं, 20-20, 40-40 फुट के पोस्टर। अब ये चुनाव आयोग पर तो सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी पार्टियां भी सो रही है? क्या विपक्षी पार्टियों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है गुजरात के अंदर? कि इस देश का, सिर्फ गुजरात का ही नहीं, इस देश का हिंदू सिर्फ इसलिए खुश है कि अब्दुल मारा जा रहा है ना, बस इसलिए खुश है। हमारे घर में अनाज नहीं है, हमारे घर में रोटी नहीं है, हमारा नौजवान बेटा, हमारा रमेश मुकेश हमारा बेरोजगार बैठा है, उससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त देश की जो बड़ी खबर है वो ये कि गुजरात इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी रैलियां करने वाले हैं जो शायद पूरे देश में लोकसभा इलेक्शन में जितनी रैलियां वो करते हैं शायद उससे कुछ ज्यादा ही होंगी। 38 रैलियां 19 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच वहां इलेक्शन होने वाले हैं। 1 और 5 दिसंबर को 182 सीटें हैं वहां की असेंबली में। इस वक्त बीजेपी की 109 सीटें हैं। 1998 से बीजेपी वहां पर हुकूमत कर रही है, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी भी चीफ मिनिस्टर के तौर पर रह चुके हैं। क्या कुछ है चैलेंज इस सरकार को बचाने के लिए बीजेपी के सामने? क्या कोई दूसरी पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकेगी या नहीं? कांग्रेस का क्या हाल होगा? यूपीए की जो पोजीशन है अभी तक वो 59 सीट है। तो इसमें क्या कुछ सूरत हाल बनने वाली है, ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान अहमदाबाद से सहल कुरैशी साहब हैं, जो देश लाइव यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं और हमें कभी कभी वक्त दे देते हैं। उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। सहल कुरैशी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप अहमदाबाद में, गुजरात में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? आने वाला वक्त, ये इलेक्शन किसी किस्म का क्या वाकई कोई चैलेंज होगा या बहुत ही या स्मूथ राइड होगी बीजेपी के लिए? क्या कुछ लग रहा है आपको? जी, काज़मी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पर हमें बोलने के लिए वक़्त दिया। और गुजरात इलेक्शन, गुजरात चुनाव, जिस तरीके से आपने जो बातें कही कि क्या स्मूथ होगा या कैसा रहेगा किस पार्टी के लिए, तो ये तो अब पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत ने ये देख लिया है कि गुजरात चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, हमारे जो गृह मंत्री हैं देश के, उनका गृह राज्य है, तो इसीलिए उनके लिए चुनाव की अहमियत कितनी है, इससे हमें पता चल जाता है कि हफ्ते में 3-3 मर्तबा हमारे प्रधानमंत्री को यहाँ पर आना पड़ रहा है, गुजरात आना पड़ रहा है चुनावी रैलियाँ करने के लिए। पूरा अपना ताम-झाम, लाव-लश्कर पूरा जो है पूरा गुजरात में झोंक दिया गया है। स्मूथ इलेक्शन की बात ये है कि पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव आयोग है, उस पर ही कई सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए, ये कैसा संवैधानिक संस्थाओं को कैसा पंगु बना दिया गया है कि आपने हिमाचल की तारीखों का ऐलान कर दिया। सबको, गुजरात के लोगों को ये पता था कि हमारे नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ वोट कब होगा ये किसी को पता नहीं है, गुजराती को, है ना? ये पता नहीं था। हिमाचल की तारीखों का आपने ऐलान कर दिया, हिमाचल में वोटिंग हो गया। अब हिमाचल के लोगों को पूरा 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा रिज़ल्ट आने का। तो ये इलेक्शन कमीशन पर खुद ब खुद सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि हिमाचल की तारीखों का आपने ऐलान कर दिया और उसके बीच में आपने 15-20 दिन का इतना बड़ा एक गैप रख दिया कि आपने प्रधानमंत्री को और बीजेपी को फ्री हैंड दे दिया कि जाइए आप अपनी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का आप ऐलान कर दीजिए, आपको हम वक़्त देते हैं। और मोदी जी ने वही किया। चुनाव से पहले गुजरात, वो वैसे बात करते हैं कि केजरीवाल रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने खुद ने आकर चुनाव आयोग ने उनको वक़्त दिया रेवड़ियाँ बाँटने का। उन्होंने आके खूब रेवड़ियाँ बाँट दी, यहाँ पर 2 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त देंगे, ये देंगे, वो देंगे। स्मूथ चुनाव की जो बात है काज़मी साहब, बीजेपी के लिए बिल्कुल ये चुनाव मुश्किल हो सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आकर पूरा गेम इतना खराब कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, ये एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। चाहे क्योंकि ये होता है ना
कि जीत कुछ नहीं पाएँगे, ज़्यादा कुछ जीत नहीं पाएँगे, लेकिन नुकसान इतना ज़रूर पहुँचा देगी आम आदमी पार्टी कि बीजेपी की आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। 2017 का जो चुनाव था, बीजेपी का काज़मी साहब हमेशा से ही 48 से 49% वोट बीजेपी का हमेशा से रहता है। पिछली बार भी उन्होंने 49% के आस-पास वोट ले लिया था बीजेपी ने। कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस का वोट हर चुनाव में 2002 के बाद से लगातार जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा। पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 40-42% से क्रॉस हो गया था। अच्छा खासा वोट यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, थोड़ा-सा हम बारीकी से गौर करें, सौराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 33 सीटें जीती थी। जो कांग्रेस का 2017 में जो ग्राफ बढ़ा था, वो जो सौराष्ट्र की रीजन की जो 10 सीटें जो बढ़ाई थी, जो 33 सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीती थी, वो सीटें 2019 में ही कम हो गई थी कांग्रेस से। वो ऐसे कि जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी जीतने के बाद जिन विधायकों ने, उनमें से 11 विधायक कांग्रेस पार्टी के सौराष्ट्र से थे। यानी कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पहले से ही 10 सीटें माइनस चल रही है, मानकर चलिए आप। सौराष्ट्र में बड़ा नुकसान कांग्रेस को या अब भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में जो पटेलों का जो रिजर्वेशन का आरक्षण का जो मुद्दा था, वो काफ़ी पीक पर था। हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, पटेलों का वोट लेने का तमाम चीज़ें कांग्रेस को अच्छा खासा उसमें फ़ायदा हुआ था। इस बार कांग्रेस को ऐसा कोई मिलने वाला नहीं, ऐसा कोई मुद्दा कांग्रेस के पास में नहीं है। महँगाई का एक अच्छा मुद्दा हो सकता था, दूसरे कुछ मुद्दे हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से भुनाना चाहिए, कांग्रेस भुनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आप देखिए जो गोदी मीडिया का जो है, इतना ज़बरदस्त रोल है कि कहीं न कहीं हवा बनाने, बिगाड़ने का पूरा काम गोदी मीडिया की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर गुजरात में कई जगहों पर ये देखा गया कि आचार संहिता लागू होने के बाद आज भी गुजरात में कई जगहों पर, बड़े-बड़े बस स्टेशंस पर, बड़े-बड़े चौराहों पर नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर आज भी लगे हुए हैं, 20-20, 40-40 फुट के पोस्टर। तो क्या चुनाव आयोग सो रहा है? क्या नज़र नहीं आता उनको? अब ये चुनाव आयोग पर तो सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी पार्टियां भी सो रही है? क्या विपक्षी पार्टियों को नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है गुजरात के अंदर? दूसरा काज़मी साहब एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ, गोदी मीडिया पे जो सवाल उठते हैं ना, ये सवाल मैं कल ही आश्रम रोड पर एक जगह से आ रहा था मैं अहमदाबाद में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तकरीबन 20 बाय 30 फीट का एक बोर्ड लगा हुआ था, होर्डिंग लगा हुआ था और बड़ी अजीब बात है कि वो न्यूज़ 18 इंडिया का होर्डिंग लगा हुआ था। लेकिन उस पूरे होर्डिंग में कहीं पर भी एंकर की फ़ोटो नहीं थी। अमित शाह की बहुत बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव के प्रचार का जिम्मा पूरे तरीके से ये जो गोदी मीडिया उसने संभाल लिया है? अब यहाँ पर तो कोई विपक्षी पार्टी सवाल भी नहीं उठा सकती क्योंकि भई वो तो भई चैनल का ऐड है, वो तो न्यूज़ 18 का ऐड है, किसी पार्टी का तो ऐड नहीं है। तो इस तरीके के हथकंडे जो है वो बीजेपी की तरफ से हमेशा हमेशा से अपनाए जाते रहे हैं और यही होगा। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया एक बड़े चैनल को, अब उसके बाद में जब गुजरात में वोटिंग हो रहा होगा, तो नरेंद्र मोदी जी आके फिर एएनआई को इंटरव्यू दे देंगे। जो हर चुनाव में यही होता है कि एक ब्रांडिंग उनकी हो जाती है। तो सवाल ये है कि जब आपको पता है कांग्रेस पार्टी को, विपक्षी पार्टियों को पता है कि इस तरीके के हथकंडे मोदी अपनाते हैं, तो क्या कांग्रेस खुद को मजबूती से खड़ा कर पाई इस चुनाव में? कहीं आप सोचिए 1 दिसंबर के रोज पहले चरण के तहत, पहले मरहले के तहत वोट डाले जाने हैं गुजरात में। आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपनी कैंपेन कमेटी का ऐलान नहीं किया है। आप हुँ, सोचिए, तो क्या कांग्रेस पार्टी फ्री हैंड दे चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही मान चुकी है कि भई यहाँ गुजरात चुनाव में हमारा कुछ भी नहीं है? आम आदमी पार्टी ज़मीन पर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रही है। ज़मीन पर भी, सोशल मीडिया पर भी, आप सड़कों पर भी जाएँ तो पटे पड़े हैं केजरीवाल से और सारी चीज़ें, वो आचार संहिता से पहले। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठना लाज़मी है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? जिस तरीके से कांग्रेस को मज़बूती से उतरना चाहिए गुजरात चुनाव में, क्यों नहीं उतरी है कांग्रेस पार्टी? और जो अपने आप को सियासी चाणक्य कहा करते थे, जो बड़े-बड़े चुनावी कैंपेन बताया करते थे, वो सबसे पहले 2014 में प्रशांत किशोर जी जुड़ गए मोदी के साथ। उसके बाद पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ने की बात आई थी। इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी बिल्कुल गायब हैं। जो पॉलिटिकल पंडित है बड़े-बड़े, सब बिल्कुल गायब हैं। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बिल्कुल अपने मुँह बंद करके सबने मान लिया है कि भई बीजेपी को पूरा फ्री हैंड है। और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी इस चुनाव के अंदर 107 से 115 सीटें आराम से जीत कर आने वाली है। कोई इसमें वो लगता नहीं, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो विपक्षी पार्टियों को, उनको मेरी बातें बुरी भी लगती होगी, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि देखिए आपको अगर बुरी लग रही है बातें,
तो आपको खुद को दिखाना चाहिए ना कि चुनाव में कहीं आप फैक्टर हैं, आप कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, आपकी चुनावी कमेटी का, कैंपेन कमेटी का कोई ठिकाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उनका कौन होगा सीएम का, किसी को पता नहीं है। बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, सबको पता है। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं जानबूझकर पिछड़ने का नाटक कर रही है। मोदी जी ने जैसा कहा था, गुजराती में खाटला कहा जाता है, चारपाइया जो होती है उसको खाटला कहते हैं। तो मोदी जी ने एक रैली में कहा भी था कि चारपाई खटिया पर जो चारपाई पर जो है वो रैलियां कर रही है, खाटले पर खाटला परिषद जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इतना ज्यादा कुछ कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, ये बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है इस चुनाव के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कांग्रेस की तरफ से खुद ही एक तरह से हार की तैयारी करना या हार कबूल कर लेना। ये एक बात अक्सर कही जाती रही है कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और बिल- एक बार तो बीजेपी के लीडर नितिन गडकरी ने भी यह बात कह दी थी, जो खुद ही उनकी पार्टी के लोगों को शायद अच्छी नहीं लगी थी। बिल्कुल। अब अपोजिशन नेशनल लेवल पर कांग्रेस ही है, जाहिर है। और नेशनल लेवल पर कांग्रेस है तो उसका मजबूत होना इसलिए जरूरी है कि सवाल कौन पूछेगा। हालांकि सवाल पूछने का मिजाज ही खत्म कर दिया गया है। अब वो राहुल गांधी जी उस पे भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन क्या वो गुजरात इलेक्शन में कुछ कर पाएंगे? पिछले दिनों खबर आई थी कि वो गुजरात से भी होकर के आएंगे, कैंपेन करेंगे। नहीं मालूम वो कितना क्या कुछ कर पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि ग्राउंड पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कैंपेन कमेटी तक नहीं बनी है। तो ऐसी हालत में, और आपने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल खराब करने के लिए वहां पहुंची है। एक एक वक्त था जब आपने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि आम आदमी पार्टी हो सकता है सरकार बना ले, क्योंकि जिस तरह से सरप्राइज उन्होंने दिल्ली में और पंजाब में दिया है, तो हो सकता है वहां भी। लेकिन अब आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कोई कोई मेजर कुछ ले पाएगी? नहीं, नहीं ले पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, देखिए उसको फंड की कमी है। अहमद पटेल के बाद उसको फंड की जबरदस्त कमी हो गई। आम आदमी पार्टी का ये था कि आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की गुजरात में, तो बहुत बड़े लेवल पर उसने अच्छा खर्चा वगैरह सब आम आदमी पार्टी कर रही थी। लेकिन अचानक ही नरेंद्र मोदी ने हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से जगह-जगह पर रेडें पड़ गई आम आदमी पार्टी के दफ्तरों पर। गुजरात में भी कई लोगों को पकड़ा गया, जो आम आदमी पार्टी को फंडिंग कर रहे थे। पैसा कहाँ से आ रहा था? इन चीज़ों पर अचानक ही पिछले 1 महीने में ऐसा ब्रेक लग गया। और ये सबको पता है 2014 के बाद में देश के अंदर हर एक जो चुनाव होता है, वो भारी भरकम पैसों के भरे हुए थैलों से होता है। उसके बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो क्या ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है क्योंकि फंड की जबरदस्त कमी है कांग्रेस पार्टी में? आम आदमी पार्टी को इस तरीके से उसके नेताओं को पकड़ा गया, अलग-अलग ज दिल्ली के मंत्रियों को पकड़ा गया केजरीवाल सरकार के। गुजरात के अंदर भी जो लोग आम आदमी पार्टी का फंडिंग का जो लोग काम कर रहे थे, उनके वहाँ पर छापेमारी की गई। तो ये कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के फंड पर भी ब्रेक लगा है। और इसी वजह से जो आम आदमी पार्टी लगातार जगह-जगह, हर जगह पर उनकी रैलियाँ हो रही थी, यात्राएँ हो रही थी, संवाद हो रहे थे। अचानक ही उन चीज़ों पर ब्रेक लग गया। शुरू में हालाँकि होना ये चाहिए था कि चुनाव करीब है, तो वो चीज़ें ज़्यादा स्पीड में होनी चाहिए थी अब। लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा स्पीड में होने की बजाय वो चीज़ें थम गई, कम हो गई। आम आदमी पार्टी की पहले हर रोज़ हर जगह पर कम से कम 10 रैली, 10 यात्राएँ निकला करती थी, जो कि अब हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत ऐसा लग रहा है हो चुका है आम आदमी पार्टी का सारा मामला। तो फंड की आम आदमी पार्टी को कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा, आम आदमी पार्टी को भी जो बेहतरीन उम्मीदवार मिलने चाहिए थे, शायद उम्मीदवार गुजरात में आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहे हैं, जैसे उसको मिलने चाहिए थे। इसीलिए गुजरात में एक बापू नगर एक जगह है, वहाँ पर एक शराब का कारोबारी था। उस पर आरोप है कि वो शराब का कारोबारी है, कई सारे एफआईआर उसके ऊपर लगे हुए थे। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया वहाँ पर। तो आप तो एकदम साफ-सुथरी राजनीति की बात करने आए थे। आप अचानक ये शराबी कारोबारी को रेसो को आपने टिकट देना कैसे शुरू कर दिया? आप बिल्कुल साफ-सुथरी राजनीति और स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात करने आए थे। आपने अचानक से नोटों के ऊपर लक्ष्मी की और गणेश जी की तस्वीरों की बात कैसे शुरू कर दी? तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये गुजरात के लोग अब समझने लगे हैं, क्योंकि शुरुआत में केजरीवाल जब तक वो हिंदुत्व की और ऐसी कुछ उल्टी-सीधी बातें नहीं कर रहे थे, तब तक लोग उन पर यकीन कर रहे थे कि हाँ, केजरीवाल सही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुलाटी मारना शुरू किया, नोटों पर गणेश की फ़ोटो, लक्ष्मी जी की फ़ोटो और इस तरीके के कैंडिडेट्स देना, तो गुजरात की जनता में थोड़ा-सा इस बात को लेकर केजरीवाल की तरफ से भी ध्यान हटने लगा है। दूसरा, जिस तरीके से जो ब्रिज की मोरबी में जो ब्रिज की ट्रेजेडी हुई,
केजरीवाल को होना चाहिए था कि इस मुद्दे को मुखरता से उठाए। इस मुद्दे पे बीजेपी के, क्योंकि आपका तो मुद्दा, आप राजनीति में जो आए, आप भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति में आए थे, भ्रष्टाचार के विरोध को लेकर राजनीति में आए थे। लेकिन आज गुजरात चुनाव में मोरबी का ब्रिज आपके चुनाव कैंपेन में नजर ही नहीं आता है। तो ये तो साफ इसी वजह से जनता जो है वो थोड़ा-सा केजरीवाल को समझने लगी है कि केजरीवाल आखिर क्या करना चाह रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मुझे पहले खुद को थोड़ा ऐसा था कि केजरीवाल हो सकता है, क्योंकि सर्वे भी कई आए थे कि केजरीवाल 22, 21-22% वोट ले जाएँगे और उसमें 2% वोट जो है वो बीजेपी का काटने का बताया जा रहा था। 20% वोट उस सर्वे में बताया गया कि वो कांग्रेस पार्टी का काटेंगे। तो इससे तो साफ हो जाता है, हालाँकि सर्वे पर इतना ज़्यादा हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पर जो हम देख रहे हैं, जो शुरुआत में आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ चढ़ा था, उसमें दिसंबर आते-आते, नवंबर के आखिर-आखिर में, पहली तारीख को, पहली दिसंबर को जब वोट डाले जाएँगे, तब तक ग्राफ में जो है वो काफ़ी कमी आ रही है आम आदमी पार्टी की, ये देखा जा रहा है। अच्छा, एक पत्रकार के तौर पर, हालाँकि आपने काफ़ी चीज़ें कुछ क्लियर की हैं। ये बात कुछ लोग कह रहे हैं बार-बार कि केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है और जहाँ कहीं कांग्रेस का सफाया करना होता है, पहले उसे भेज दिया जाता है। शायद अगली स्टेज में फिर वही वो चीज़ें बीजेपी के हाथ में आ जाएँगी। जैसा कि हम अभी पंजाब में देखा है। अब यहाँ गुजरात में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बात भी आपने कही। तो अभी क्या वो अंडरस्टैंडिंग जो अगर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो अंडरस्टैंडिंग क्या लॉन्ग लास्टिंग है, या जहां कहीं केजरीवाल अपने आप को इतना मजबूत महसूस करने लगेंगे, वो भी पाला बदल देंगे और मोदी जी के सामने या बीजेपी के सामने डटेंगे? क्या क्या कुछ है? हालांकि ये बहुत ही प्रिजम्पशन किस्म का सवाल है, लेकिन अब तक की उनके उनके हरकतों से, अब तक के उनके मूव से आपको क्या लगता है? देखिए, यही लगता है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि केजरीवाल का अगला मूव क्या होगा, इसके मुँह से क्या लगता है इनका अगला मुँह से? हम्म। देखिए, आम आदमी पार्टी का, आप देखिए, शुरुआत सभी को पता है ये बात। अब तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ पत्रकारों को ही पता है, गुजरात जो देश की जो जनता है, उसे भी पता है कि अन्ना आंदोलन किसकी देन थी, किसने शुरू किया था, क्या-क्या आरोप लगे थे कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और कोर्ट से किस तरीके से कुछ साबित हो नहीं पाया। लेकिन जनता वो तमाम चीज़ों को भूल चुकी है। केजरीवाल का ये है कि भई पंजाब में गए, वो कांग्रेस को पूरा खा गए, दिल्ली में कांग्रेस को पूरा खा गए, उसके बाद अब गुजरात आ रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको जो बात बताई पिछली, अभी इनके सर्वे की जो बात आई थी, कि वो बीजेपी का 2% वोट खा रहे हैं। तो यहीं से पूरा गेम बदलना शुरू हो गया है। जैसे ये सर्वे आया कि केजरीवाल बीजेपी को भी डिफेक्ट पहुंचा रहे हैं, तो फौरन लगता है इनके आका ने वहां से शायद लगाम खींच ली होगी इनकी, कि नहीं नहीं, आपको तो हमने भेजा था नुकसान वहां पहुंचाने के लिए, अब तो यहां नुकसान पहुंचाने लग गए। तो ये बहुत हो सकता है कि शायद ये वजह हो कि आम आदमी पार्टी का, जो मैंने बताया कि ग्राफ गिरा है, चुनाव प्रचार में भी जो पहले जो धार हुआ करती थी, वो धार आम आदमी पार्टी में नजर नहीं आ रही है। तो क्या यही वजह है कि मनीष सिसोदिया पर जो केस लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, उनके जेल जो है, मनीष जो लगाए गए जेल पर भी जो आरोप, तो ये तमाम चीज़ें क्या इसीलिए की गई? जैसे ही सर्वे आया, जैसे ही पता चला बीजेपी को कि भाई ये तो हमारे वोट में भी सेंध लगाने वाला है, मोदी जी ने जो बयान दिया था कि शहरी इलाकों में केजरीवाल नक्सलवाद फैला रहे हैं, अर्बन नक्सल फैला रहे हैं। ये वही डर था मोदी जी का, क्योंकि केजरीवाल अगर शहर, क्योंकि सबको पता है बीजेपी का जो शहरी वोटर है वो मजबूत वोटर है। हमेशा बीजेपी जो सीटें जीतती है, शहरी इलाकों से ज़्यादा जीतती है। अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, सूरत हो गया, वडोदरा हो गया। ये वो शहर है जहाँ से बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिलते हैं। सूरत की पूरी 14-16 सीटें वहाँ पर ले जाती है बीजेपी। वडोदरा की अच्छी खासी सीटें ले जाती है। अहमदाबाद की 80% सीटें कांग्रेस के बीजेपी के पास चली जाती है। और यहीं पर केजरीवाल मेहनत कर रहे थे। यहीं का जो सर्वे बताया गया कि बीजेपी को, और इसीलिए मोदी को उनको बयान देना पड़ा कि केजरीवाल अर्बन नक्सल फैला रहे हैं। यानी बीजेपी के वोट को नुकसान पहुँचा रहे हैं शहरों के अंदर वो। तो ये वजह हो सकती है कि केजरीवाल पे जो जो आरोप जो आम आदमी पार्टी पर लगते हैं बी टीम के, तो ये नजर भी आ रहे हैं गुजरात के अंदर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी एक बयान देते हैं कि अर्बन नक्सला फैला रहे हैं, यानी आप बीजेपी के वोट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद से अचानक आपका पूरा चुनाव का प्रचार और धार आपकी एकदम कुंद होने लग जाती है। तो आप यानी नुकसान सिर्फ कांग्रेस को पहुंचाइए, बीजेपी को नुकसान न पहुंचाइए, ये बात है। दूसरा, मैं अब भी कहता हूं कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी बीजेपी को अगर 2% का भी नुकसान पहुंचाती है, तो कांग्रेस पार्टी को सीधा 20% का नुकसान पहुंचाएगी। तो यानी
बीजेपी को 2% का नुकसान को नुकसान नहीं कहलाएगा, क्योंकि सामने कांग्रेस का 22% का नुकसान होगा और इसी वजह से बीजेपी की राह और ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल का जो उन्होंने अपना डिजाइन जो कैंपेन किया था सारा गुजरात इलेक्शन को लेकर, ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो हार जीत का जो मार्जिन रहा था, वो 1500 से लेकर 5000 वोटों का था। और वहीं पर केजरीवाल मेहनत कर रहे हैं। यानी तो इसका मतलब यही हुआ कि आप सीधे सीधे बीजेपी की राह उन सीटों पर आसान कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में जो बीजेपी 2017 में 99 पर अटक गई थी, आने वाले चुनाव में हो सकता है बीजेपी की वो 15-20 सीटें बढ़ जाए केजरीवाल की वजह से। तो एक एक चीज और ताजा, मोदी जी का एक बयान आया है, वो बहुत ही दिलचस्प है कई पहलू से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे हर दिन कई किलो गालियां मिलती हैं। ये बिल्कुल। ये क्या इस तरह का मुहावरा कहीं गुजरात में कॉमन है क्या? गुजरात चूंकि आप नजदीक से देखते हैं, क्या आप बीजेपी के जो कोर टीम किस्म की लोग हैं या मोदी जी के नजदीकी लोग होंगे अहमदाबाद वगैरह में, उनसे कभी कहीं कोई चीज बातचीत होने में कोई चीज आप निकाल पाए कि आखिर क्या कुछ है इस सब के पीछे, ये इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी इतने श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, मैं आज ये बात कहता हूं कि उन्हें अमित शाह पर भी भरोसा नहीं होगा। वो अमित शाह की भी जासूसी करवाते होंगे ऐसे। तो वो किसी का दिया हुआ जुमला बोले ऐसे वो बिल्कुल भी नहीं। वो जनता की नब्ज को हिंदुत्व के साथ में इतनी बारीकी से पकड़ लेते हैं और विक्टिम कार्ड कब कैसे कहां खेलना वो बहुत अच्छे से जानते हैं मोदी जी। जैसे उन्होंने जो गालियों की बात कही, उसके हफ्ते पहले गुजरात के अंदर थे, मोरबी में ब्रिज गिरता है, 150 लोग मर जाते हैं। मोदी जी जाते नहीं है वहां। वहां से चंद 100-150 किलोमीटर दूर एक रैली करके बस अपने दो आंसू बहा लेते हैं कि मेरी संवेदना आपके साथ है। तो ये मोदी जी का एक शुरू से एक वो रहा है इनका एक कि किस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ में खेल लेना, वो मोदी जी को बहुत अच्छे से आता है। और जो बात ये आई थी, काफी इस पे चुटकुले भी आए कि गाली सुनने से अच्छा एक न्यूट्रिशन उनको मिल जाता है। तो मैं तो कहता हूँ शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, सारे बॉलीवुड वालों का एक एक इंसान सैलरी देकर रख देना चाहिए कि भाई आप डेली मुझे 5000 गाली दो, मेरा थोड़ा न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा मेरा। तो मोदी जी ये चीजें ना हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। आज भी उन्होंने एक रैली में एक जगह पर उन्होंने कहा कि गुजरात मैंने बनाया है, मैं गुजरात का दाता हूं, मैं किसी को यहाँ पर हाथ भी नहीं मारने दूंगा। तो ये तमाम चीजें लोगों को सोचना चाहिए, गुजरात की जनता को सोचना चाहिए कि क्या मोदी जी से पहले गुजरात था नहीं? क्या मोदी जी से पहले देश था नहीं? और एक और बात काज़मी साहब, जो हमेशा से मुद्दा बनाया गया गुजरात में कि मोदी जी हर हर आप देखिए 2002 से लेकर 2017 का चुनाव मोदी के भाषणों को उठा के सुनिए, हर एक रैली में एक अल्फाज तो आपको हमेशा एक ये वर्ड तो आपको मिलेगा कि भाई पहले 27 साल तक गुजरात के अंदर दंगे होते थे, आतंक मचाया जाता था, गुंडे लोग हुआ करते थे। ये तमाम आरोप हमेशा से मोदी लगाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो लोग जिन लोगों को लेकर जिन इलाकों को लेकर आरोप लगाते हैं, अहमदाबाद के अंदर कुछ 2-3 इलाके हैं जिन्हें काफ़ी बदनाम किया गया। उसमें कालूपुर है, दरियापुर है, जमालपुर है। ये 3-4 इलाके हैं जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, जिसको लेकर हिंदू भाइयों को डराया गया कि देखिए गुंडे होते हैं, ये होते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि मोदी जी का जो 27 साल का शासन रहा, उसके बाद लगातार ज्यादातर ये कालूपुर, दरियापुर, जमालपुर जो इलाके की जो विधानसभा की सीटें हैं, वो हमेशा कांग्रेस के कब्जे में रही। वहां से कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर एमएलए बने। तो फिर शांति क्यों है वहां पर? क्या इसका श्रेय उन कांग्रेस के उम्मीदवारों को नहीं जाना चाहिए? तो जनता को ये चीजें समझनी चाहिए और मोदी जी को पता है। ये जैसे हुआ ना कि कभी थाली बजवा ली, कभी दिए जलवा लिए, उससे वो अंदाजा लगाते हैं कि कितने अनभक्त हैं मेरे, कितने बच्चे हैं, क्या नए कोई और जुड़े या नहीं जुड़े हैं। तो उसी को देकर मोदी अपने भाषण भी बदलते रहते हैं। उसी हम्म। को ध्यान में रखकर मोदी अपने भाषण देते रहते हैं कि कहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेलना, कहाँ विक्टिम कार्ड खेलना, ये मोदी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अभी अभी जनता गुजरात की कोई अपने परेशानियां, बेरोजगारी, महंगाई, इस किस्म की कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही, मोदी जी से कोई सवाल नहीं कर रहा है? क्या है? क्योंकि ये जो आपने कहा ना अंधभक्तों की तादाद कम या ज्यादा हुई, ये चेक करने के लिए वो ऐसा करते हैं, तो क्या बेरोजगारी और महंगाई के बावजूद वो जो अंधभक्त थे उनकी तादाद में कोई कमी के आसार नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए काज़मी साहब, इसमें आप जब 80s के वक़्त में 70s 80s में जब ये हुआ करता था कि आधी रोटी खाएँगे इंदिरा को जिताएँगे, वो जो नारा हुआ करता था, तो गुजरात का जो जनमानस है ना वो अपने ज़हन में यही लेकर चल रहा है
कि हमको पूरी रोटी नहीं चाहिए, हमें महँगाई भी चलेगी, आप हमें आधी रोटी दीजिए, मुसलमानों को आप मारिए, हम खुश हैं, हमारी सुरक्षा इसी में है। शुरू से ही मोदी जी ने माइंडसेट ही गुजरात के लोगों का ऐसा बना के रख दिया कि अगर आपने मुझे हराया, इसका मतलब आप मारे जाओगे, ये समझ लो। उसका हुँ, सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ऐसे हुआ कि कांग्रेस पार्टी यकीन नहीं दिला पाई, क्योंकि 27 साल, एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है 27 साल में, है ना? अब जो इंसान 2012 में 2002 में जो व्यक्ति पैदा हुआ, जो वोट देने लगा 2021-22 में, 19 में, 17 में, उसने ज़हन में कभी कांग्रेस के बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि उसने यही देखा, नफ़रत की राजनीति, कि मोदी है तो हम बचे हुए हैं। राजनीति भी उसी तरीके से चली यहाँ पर कि भई मुसलमान आपको मार देंगे, और विक्टिम कार्ड मोदी इसीलिए खेलते हैं कि देखिए, मैं आपका मुख्यमंत्री रहा, मुझे भी इन्होंने जेल में भेजने की कोशिश की, लेकिन मैं आपकी जान बचाने के लिए मैं हमेशा लड़ता हूँ आपके लिए। तो अगर जब मेरे साथ में लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आपका क्या हाल होगा, आप देखिए। इस तरीके से इसीलिए विक्टिम कार्ड खेलकर ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर उल्लू बना रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। और ये हुँ। बड़ी बदकिस्मती है कि देश का हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा है। ये लोगों को बात बहुत कड़वी लगती है काज़मी साहब, लेकिन ये हकीकत है कि इस देश का, सिर्फ़ गुजरात का ही नहीं, इस देश का हिंदू सिर्फ़ इसलिए खुश है कि अब्दुल मारा जा रहा है ना, बस इसलिए हम खुश हैं। हमारे घर में अनाज नहीं है, हमारे घर में रोटी नहीं है, हमारा नौजवान बेटा, हमारा रमेश, मुकेश हमारा बेरोज़गार बैठा है, उससे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये है कि एक इंतहा होगी, और कभी ना कभी तो इन्हें भी एहसास होगा इन चीज़ों का, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इस बारे में गुजरात की जनता को भी सोचना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने कई पहलुओं से गुजरात इलेक्शन के बारे में हमें बताया और ये बताया कि 182 सीटें हैं पूरी और 92 सीट पर सरकार बन जाएगी। हुँ, और आपने कहा कि 107 से 115 तक सीटें मिल सकती हैं, अब भी उनकी 109 सीटें हैं बीजेपी की। तो इस हालत में बहुत ही स्मूथ बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। आपने ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का खेल खराब किया और कांग्रेस में अब इतनी बददिली आ चुकी है कि वो उन्होंने कैंपेन कमेटी तक भी अनाउंस नहीं की है। अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर है तो उसके लिए तलाश करना पड़ रहा है कि आखिर कांग्रेस के लोग कहाँ हैं, क्या कुछ है। तो ऐसी बिल्कुल। हालत में एक स्टेट को पहुंचा देने का मतलब ये है, ये गुजरात मॉडल बार-बार कहते हैं। आने वाले वक्त में क्या ऐसा ही देश की दूसरे राज्यों में भी ऐसा कुछ होगा? ये बहुत ही खतरनाक वार्निंग सिग्नल है और प्रजातंत्र को मजबूत होने के लिए अपोजिशन मजबूत होना ज़रूरी है, नहीं तो तानाशाही के लिए सभी तैयार हो जाएँ। किसी हद तक प्रैक्टिकली कुछ लोगों का कहना है कि तानाशाही आ चुकी है। कुछ लोग, मुझ जैसे लोग अब भी ये कहते हैं कि प्रजातंत्र और तानाशाह के बीच में अभी हम हैं, ट्रांज़िशन में हैं। ये ट्रांज़िशन कितना तेज़ होगा, क्या हालात बनेंगे, गुजरात के बाद में 2024 क्या होगा, ये देखने की बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सहल कुरैशी साहब, आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।